ये है विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं नाटक जो बोए सो काटे। लेखक हैं धम्मन सिंह सरस और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। जमींदार साहब की हालत बहुत खराब है। बहुत खराब? हाँ, बहुत खराब है। वैद्य जी भी तो आए थे? हाँ, आए थे, कुछ दवाइयाँ भी दे गए, लेकिन क्या उससे। बहू लेकिन बेचारी रात दिन बड़ी सेवा करती। अरे भैया, कहीं कोई कुछ कराए तो नहीं दिया? भगवान जाने। किसी का क्या दोष, जैसी करनी वैसी भरनी। बेचारा रामदास। जोहार मालिक। आओ आओ रामदास, क्या बात है? मालिक, मालिक। अरे भाई कुछ बोलो भी तो। मालिक, आपकी बिटिया का ब्याह है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी बिटिया का ब्याह है जी। तो करो, शान से करो। हाँ मालिक, लेकिन मालिक। लेकिन लेकिन क्या? कुछ कहोगे तभी न समझूंगा। मालिक, कुछ रुपए पैसे कम पड़ गए हैं। अच्छा अच्छा, कितने? यही कोई 2000 की और जरूरत पड़ेगी। 2000? जी 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 हुजूर। अब मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपना खेत रहन रखना पड़ेगा और रुपयों पर ब्याज भी देना होगा। मालिक, खेत रहन रख देंगे तब मालिक हम जिएंगे कैसे? ये हम नहीं जानते मालिक। फिर भी मालिक। रामदास, मालिक 2000 रुपए एक बड़ी रकम होती है। हाँ मालिक। उसे हम ऐसे ही तो नहीं दे सकते। मालिक, कोई और उपाय नहीं? और तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे बैल भैंस की कीमत 500 रुपए से अधिक नहीं है मालिक। और फिर उन्हें चारा रातिब कौन खिलाएगा? मालिक, मैं आपकी पुरानी रियाया हूँ। कुछ तो सोचिए मेरे लिए। सोच लिया है रामदास। रियाया जब थे तब थे, अब तो जिम्मेदारी भी चली गई। मालिक, और तुम लोग तहसील में लगान जमा करने लगे। खेत रहन रखे बगैर कोई चारा नहीं है। अब तुम जाओ, अपना काम देखो, मेरा दिमाग ज्यादा मत चाटो। मालिक, अगर इस समय इन रुपयों का प्रबंध नहीं किया तो मेरी बेटी की शादी। मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम जा सकते हो। मालिक, कुछ तो कीजिए मेरे लिए।
बड़ी आशा से आया हूं। रामदास, तुम हमारे पुरानी राया हो और अच्छे आदमी हो, इसीलिए तुम्हारे साथ हम सिर्फ इतना ही और कर सकते हैं कि तुम्हारे खेत तुम्हें ही हम बटाई पर दे देंगे और 3 साल की तुम्हें म्याद दे देंगे। बड़ी कृपा। अगर तुमने ब्याज समेत हमारा पैसा वापस कर दिया तो हम तुम्हारा खेत छोड़ देंगे। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। मुनीम जी, रामदास के कागज तैयार कर दो और इन्हें 2000 रुपए दे दो। राधे बेटा। बप्पा। अरे रानी आई? कन्हई सवेरे गया हुआ है, बस वे लोग आते ही होंगे। बेटा, जीवन का अब कोई भरोसा नहीं। बप्पा, बप्पा, ऐसी बातें मत करिए बप्पा, अभी आप ठीक हो जाएंगे। लीजिए लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। बप्पा, मैं नहीं समझ पाता कि आप इतनी चिंता क्यों करते हैं। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। अरे बेटा क्या ठीक चल रहा है रे? कर्ज तो बढ़ रहा है ना। रानी के ब्याह पर लिया था जमींदार से। लेकिन बप्पा, जमींदार आधी फसल की पैदावार तो ले ही जाता है और 3 सालों से ले रहा है। अरे बेटा राधे, वो तो उसी का है ना, उसका हक है। अरे खेत उसके यहाँ हमारे गिरवी है ना, उसका मूल और ब्याज हमें अलग से कमा कर देना है, जिसमें से एक पाई भी अदा नहीं करता है। बप्पा, आप ये सब चिंता छोड़ दीजिए। आप ये पानी पीजिए, लीजिए। अरे बेटा, पानी पी लीजिए बस। बप्पा, मैं कुछ और मेहनत करूंगा और अगली साल से उनका कर्जे का पैसा अलग से चुकाना शुरू कर दूंगा। लेकिन बप्पा, आप भगवान के लिए उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए ना। अच्छा, तो शायद ठीक ही कहता है। बप्पा, मैं वैद्य से आपकी दवा ले आऊं। अच्छा, ले आ दवा। अरे पिताजी, अरे पिताजी तो बेहोश पड़े हैं। पिताजी, पिताजी। जी पिताजी। राधे कहाँ है? वो आपकी दवा लेने गए हैं, बस आते ही होंगे। मेरा समय आ गया है पिताजी, लेकिन ये राधे और इंतजार कर रहा है। पिताजी। बप्पा, बप्पा।
बप्पा। पिताजी। राधे। हाँ बप्पा। आ गया बेटा तू? हाँ बप्पा, मैं आ गया बप्पा। कहाँ गया था? दवाई लेने गया था बप्पा। मैं दवाइयाँ ले आया, वैद्य से दवाई ले आया। अरे बेटा, अब तो समय आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं बप्पा। बेटा। पिताजी। बेटा, जमींदार का कर्जा चुका देना बेटा। जी। जोहार मालिक। तुम आ गए राधे? जी सरकार, हुक्म करें सरकार। राधे, तुम्हें हमने इसलिए बुलाया है कि 5 साल पूरे हो गए और तुमने अपने बप्पा का कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है। मालिक, हर साल आधी फसल और ऊपर से 200 रुपया आपके यहाँ जमा तो करता हूँ। इससे कुछ नहीं होगा। खेत हमारा है, इसीलिए आधी पैदावार तो हमारी है ही, और तुम्हारे ऊपर 240 रुपया सालाना ब्याज है। तुम तो हमें साल के साल पूरा ब्याज भी नहीं अदा करते। मालिक, मालिक, ये तो कोई हिसाब नहीं हुआ मालिक। क्या बकते हो? मालिक, मालिक, मेरे साथ कुछ तो न्याय करे मालिक। हो गया न्याय। हम अपना खेत तुमसे अलग करते हैं और तुम्हें अपने बप्पा का कर्ज चुकाने के लिए हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, समझे? तुम्हारी आधी तनख्वाह कर्ज में जमा होती रहेगी और आधी तुम्हें महीने के महीने दी जाया करेगी। कर्ज तो मैं चुकाऊंगा ही मालिक। वो खेत कभी हमारा था मालिक। उसे बटाई पर अभी हमारे ही पास रहने दीजिए। आपकी परबस्ती है मालिक, गरीब पर कुछ तो दया कीजिए। बकवास बंद करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। कल से हमारे खेतों पर काम करने जाना है, समझे? मालिक, वो जाता है या मार कर निकलवाऊं? हरिया! जाता हूँ मालिक। सुखिया, सुखिया, मेरे पास आओ। नहीं। क्या नाराज हो? नहीं तो। तब फिर नींद नहीं आ रही है। मुंह ढककर सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। तुम मेरे पास आओ तभी सो पाऊंगा। मैं नहीं आऊंगी। आखिर क्यों नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। ना आने की कोई तो वजह होगी। जैसे कुछ जानते ही नहीं। ढोलक बजा बजा कर बताऊं क्या? मैं कुछ नहीं जानता। तो जान लो, मेरे पांव भारी हैं। भाई, मुझसे ये पहेलियां न बुझाओ। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझा नहीं। सादा अनाड़ी मत बनो। सच सुखिया,
मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तो सुन लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। खाक अच्छी बात है। कोई इंतजाम न पानी, बाप बनने के लिए हुलस उठे। क्या इंतजाम करना है? पहले तो रानी जीजी को बुला कर लाओ और फिर रुपए पैसे का बंदोबस्त करो। रानी को तो कल ही बुला लाऊंगा और मालिक से कुछ पैसे भी मांग लूंगा। मालिक से पैसे मांगने में मेरी पैदा होने वाली संतान भी गिरवी रख जाएगी। सो तो है, क्या कोई और उपाय नहीं हो सकता? सुखिया, सोचो ना कोई उपाय। मैं क्या सोचूं? तुम तो ये समझते हो जैसे दुनिया भर की अकल औरतों के ही हिस्से में आ पड़ी हो। ऐसा तो नहीं सोचता, लेकिन इतना जानता हूं कि आड़े वक्त में औरतों की अकल बड़े काम की साबित होती है। मालिकों की जी हजूरी करते करते तुम्हें चापलूसी करना खूब आ गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सुखिया। मैं इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तब तो एक ही उपाय है इसका। कौन सा सुखिया? हम लोग गांव छोड़कर शहर भाग चलें। वहां मेरा एक चचेरा भाई है, वहां जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन घर का क्या होगा? जो होगा होता रहेगा। अभी तो ताला डालकर चलेंगे। शहर से कभी फुर्सत पाएंगे तो इसे भी देख जाया करेंगे। लेकिन जमींदार के डर के मारे मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम मत आना, मैं चली आया करूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। हरिया। जी सरकार। जरा छत पर जाकर शेरू को तो बुला ला। अभी गया सरकार। जी पिताजी। शेरा बेटा, तुम तो देख ही रहे हो, एक एक कर सारे नौकर गांव छोड़कर भाग गए। ये हरिया बचा है, इससे खेती बाड़ी का काम होने से रहा। घर के छोटे मोटे काम करवा लो इससे, या फिर रात की चौकीदारी। पिताजी, जमाना एकदम बदल गया। अपना गांव तो वीरान सा लगने लगा है। बस 2-4 बूढ़े लोग खांसते खखारते रह गए हैं। अब तो लगता है खेतों पर स्वयं हल लेकर जाना पड़ेगा। पिताजी, अगर आप हुक्म दें तो एक ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। मैं उससे अपने खेत जोतूंगा, बोऊंगा और सिंचाई के लिए 2 ट्यूबवेल बोर करा लेते हैं। एक पास वाले खेतों के लिए और दूसरा दूर वालों के लिए। शेरू बेटा, एकदम सही सोचा है तुमने। अपने पास जमीन भी काफी है। सब साले छोड़ छाड़ कर शहर भाग गए। लेकिन पिताजी, उनकी जमीन अपनी कैसे हो गई? शेरू बेटा, वो हमारे यहाँ पहले से गिरवी रखी थी। पिताजी, लेकिन इतनी अधिक जमीन का बंदोबस्त कैसे हो पाएगा? बेटा, जब ट्रैक्टर और ट्यूबवेल का सहारा मिलेगा तो सब संभल जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करूंगा। भैया, मालिक आ रहे हैं। शेरू बेटा, बेटा तुम्हारी मेहनत का फल है अपनी ये हरी भरी खेती। तुमने घर के गिरते हुई साख बचा ली। पिताजी, सब आपके आशीर्वाद की महिमा है। लेकिन पिताजी, अपने पास खेती काफी दूर दूर तक हो गई है। अकेले संभाल पाना कठिन हो रहा है। पास के गांव से कुछ मजदूर खोजना, शायद मिल जाए। अपने यहां तो ससुरे सबके सब भाग गए। कल सवेरे जाऊंगा पिताजी। अच्छा पिताजी, अब चलूं, थोड़ा आराम कर लूं। पिताजी,
आप भी आराम कर लीजिए। हरिया। जी सरकार। रात में जरा चौकन्ने रहा करो, दरवाजे के पास वाली कोठरी में सोया करो, समझ गए ना? समझ गया मालिक। बड़ा बुरा लगता है अपना गांव, पास पड़ोस में कोई रहा नहीं तो कुछ समय बातों में कट जाता। अब तो दिन में काम और रात में आराम, बस यही दिनचर्या रह गई है। अगर हमारे मालिक गरीब किसानों के साथ बेईमानी न करते तो ये बेचारे गांव छोड़कर काहे को जाते। ठीक कहते हो हरिया, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करता हूँ। कहीं चोट फेट तो नहीं आई? भगवान की कृपा से हम लोग साफ साफ बच गए। पता नहीं डाकू में से किसी को गोली लगी या नहीं। भगवान की बड़ी लंबी बाहें होती हैं। आज हम लोग बाल बाल बच गए। मालिक एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? ये तो अपने तुम्हारे कर्मों का फल है जो हो रहा है। ये तो बहू की वजह से आज जान बच गई। हमारी बहादुर बहू ने एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली। शेरू बेटा, आज तुमने मेरा नाम रख लिया। पिताजी, लेकिन इस प्रकार कितने दिन हम लोग बचेंगे? ये चोर डाकू तो कभी भी आ सकते हैं। तिमंजिले मकान पर बिना किसी रोक टोक के चढ़ाए। वो तो रमा थी, उसी ने मुझे मेरे आगे डटकर खड़ी हो गई और मुझे डाकुओं पर गोली चलाने का मौका मिल गया। पिताजी, अब तो आपको कुछ सोचना चाहिए। शेरू बेटा, मैं समझा नहीं बेटा। अपने पास पड़ोस को फिर से बसाना जरूरी हो गया है पिताजी। आप लोगों को दिए गए ऋण और उसके ब्याज भूल जाइए, उनके खेत छोड़ दीजिए और उनके कागजात उन्हें वापस कर दीजिए और उन्हें उनके घरों में रहने के लिए वापस बुलवाइए। नहीं तो ये बढ़ता हुआ वीरान एक दिन हमें भी वीरान करके छोड़ेगा। आज किस प्रकार जान बची है ये तो बस हम और रमा ही जानते हैं। अच्छा लीजिए, दवा पी लीजिए। लो बेटा। पिताजी, आप गांव के लोगों को वापस बुला लीजिए ना। बहू बेटे, तुम लोग सचमुच बहादुर हो। मैं तुम्हारी एक एक बात मानूंगा। गणनायक गरीबर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराज सुगुण सदन। राधे लाल जी, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। तुम्हारे पगार में आज से 100 रुपया महीना का बढ़ोतरी करते हैं। आप महान हैं सेठ जी, आपकी मेहरबानियों का हम लोग पीछे भी गुणगान करते रहते हैं। तुम लोग मेहनत करते हो, हमें उसका फायदा मिलता है, खुशी होती है। हमारी खुशी में तुम्हारी भी तो खुशी होनी चाहिए। हम तुमको खुश रखेंगे तो तुम और अच्छा काम करके दोगे ना। सज्जन लोग इसी तरह से सोचते हैं सेठ जी। अरे हाँ, ध्यान आया राधेलाल, वो तुम्हारी घरवाली जो अस्पताल में थी जी, उसका क्या हालचाल है? सेठ जी अब तो कुछ ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे यहाँ की आबहवा माफिक नहीं पड़ रही है और कहते हैं कि उनका वो जलवायु परिवर्तन जरूरी है। तो एक आध हफ्ते की छुट्टी ले लो और उसे कहीं अच्छी जलवायु के स्थान पर घुमा लाओ। मालिक की बातें, इस तरह के चौंचले कहीं हम गरीबों के लिए होते हैं मालिक। ये घूमना फिरना तो बड़े लोगों को ही शोभा देता है। मालिक,
मुझे अस्पताल जाना है। अच्छा, आज डॉक्टर सुखिया को अस्पताल से छुट्टी दे देंगे। अच्छा चलता हूँ मालिक। राम राम। राम 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 राम। देखो कोई जरूरत हो तो बताना। जरूर। गांव से चिट्ठी आई है। लाओ हमें दो। राधे बेटा, आशीर्वाद। तुम जब से गांव छोड़कर गए हो, मैं पश्चाताप की आग में चल रहा हूं। मेरा कर्ज तो तुम्हारे पिता ने ही चुका दिया था, लेकिन मैं बेईमानी कर रहा था। मैंने तुम लोगों का एक लंबे समय तक शोषण किया। तुम्हारे गांव छोड़ने का भी कारण मैं ही हूं। मैं बहुत बड़ा पापी और अपराधी हूं। कभी तुमसे ठीक से बोला तक नहीं, और तुम्हें इंसान न समझने की भूल हमेशा करता रहा। इतना ही नहीं, तुम्हारे सीधे साधे पिता की मृत्यु का कारण भी मैं ही हूं। मुझे इसका बेहद अफसोस है। तुम्हारे पिता के दस्तखत किए हुए जो कागजात मेरे पास थे, उन्हें तुम्हारे पास भेज रहा हूं। अब तुम्हारे ऊपर मेरा कोई ऋण शेष नहीं है, तथा तुम्हारी जमीन तुम्हारी है, वो मैंने मुक्त कर दी है। तुम आकर उस पर अपनी खेती बाड़ी करो। मेरा अनुरोध है बेटा कि तुम ये पत्र पाते ही गांव लौट आओ और अपने घर आकर रहो। तुम्हारा जोरावर सिंह। जो बोए सो काटे। अभी आप सुन रहे थे धम्मन सिंह सरस का लिखा ये नाटक। निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।